बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, आप अक्सर इनको मेरे साथ वीडियोस में देखते रहते हैं। तीन बड़ी ख़बरों पर आज इनसे मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं। पहली ख़बर तो ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स की फिर हेयरिंग जो है 18 जुलाई को होने जा रही है। इसके बाद बात करेंगे जो गुज़श्ता एक साल का डाटा सामने आया सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि किस जज ने कितने केस सुने हैं, उस हवाले से। और आखिर में हम बात करेंगे कि अदालतों ने क्या क्लीन चिट दे दिया 9 मई के वाक़यात से इमरान खान को, उस पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सईद आपका। पहले बताइएगा, मिलिट्री कोर्ट्स की हेयरिंग जो है 18 को फिर होने जा रही है। 18 जुलाई को क्या मतवक्के है कि पिछली हेयरिंग में जो कुछ हुआ, केस आगे बढ़ेगा कोई मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से? बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। मिलिट्री कोर्ट्स में आम शहरियों के ट्रायल के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें दायर की गई हैं, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भी एक दरख्वास्त है। इसके अलावा साबिक़ चीफ़ जस्टिस हैं पाकिस्तान के जवाद ख्वाजा साहब, उनकी जानिब से भी एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। इसके अलावा दीगर मज़ीद दरख्वास्त गुजार भी हैं जिनकी जानिब से ये दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। और बुनियादी जो इस्तदा है इन तमाम दरख्वास्तों में वो यही है कि मिलिट्री कोर्ट्स में आम शहरियों के ट्रायल को गैर आइनी करार दिया जाए, क्योंकि मुल्क के अंदर जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, फौजदारी अदालतें हैं, वो मौजूद हैं। एंटी टेररिस्ट कोर्ट जो है वो भी मौजूद हैं। तो इनकी मौजूदगी में एक मुतबादिल या पैरेलल अदालती निज़ाम जो है वो उसको कायम करना, ये पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ है। सही। अगरचे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान 2015-16 में जब आपको याद होगा कि APS पर हमला हुआ और उसके बाद इस तरह के वाक़यात हुए कि ये फ़ैसला किया गया 21वीं तरमीम के ज़रिए कि फ़ौजी अदालतें कायम की जाएँ और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो है वो स्पीडी ट्रायल किए जाएँ। सही। लेकिन उसमें भी कुछ जजेस, जिनमें जस्टिस जवाद ख्वाजा जो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने उस वक्त भी मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ अपना एक इख्तलाफी नोट लिखा था और अब उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई थी। अब ईद से पहले 27 जून को इस केस की आखिरी समाअत हुई थी। इसमें इमरान खान के वकील, इसके अलावा एक शहरी हैं जुनेद, उनके बेटे को भी मिलिट्री कोर्ट्स में उसका भी ट्रायल का इम्कान है, तो उनकी जानिब से भी एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। मतलब ये शायद वाहिद ऐसे आप समझे कि एक फरीक हैं जो बराह रास्त मिलिट्री कोर्ट्स की जद में आ रहे हैं। सही। तो ये 27 जून को दरख्वास्तें हुई थी। इसमें अक्सरियत है फ़रीक़ैन की दरख्वास्त गुजारों की, उनके वकला के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अटारनी जनरल की जानिब से अब दलाइल का आगाज़ किया गया था 27 जून को। उनकी जानिब से कुछ डाटा भी फ्राहम किया गया 102 मुल्ज़मान का, जिसमें उनके कवाइफ भी शामिल थे और अदालत को बताया गया था कि ये लोग जो हैं ये मिलिट्री कोर्ट्स में इनके खिलाफ अभी इब्तदाई तहकीकात जारी हैं। इम्कान यही है कि इनमें से भी मज़ीद कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके खिलाफ शायद अदम शवाहिद की बुनियाद पर उनके मुकदमात जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में ना चलाए जाएं और उनको बरी कर दिया जाए। लेकिन ये तहकीकात अभी फ़ौज के अंदर, फ़ौज अपने तौर पर ये तहकीकात कर रही है। इसके अलावा 102 लोगों का ट्रायल जारी है, जो DGI SPR ने इब्तदाई कहा। नहीं, जो DGI SPR ने बात की थी, उन्होंने तो ट्रायल की बात, उन्होंने शायद यही उनके कहने का मकसद था कि जो इब्तदाई तहकीकात का आगाज़ किया गया वो ट्रायल का आगाज़ ही जी जी शायद उन्होंने बिल्कुल। करार दिया था। लेकिन अटारनी जनरल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर वजाहत मांगी, तो उन्होंने कहा कि जो मैंने पहले बयान दिया था कि अभी तक जो ट्रायल का बाकायदा आगाज़ है वो नहीं हुआ, लेकिन फ़ौज अपने तौर पर इब्तदाई तहकीकात ज़रूर कर रही है इन 102 अफराद के खिलाफ। सही। तो अब सुप्रीम कोर्ट में ये 3 दिन के लिए दोबारा से ये बेंच तश्कील दिया गया है और 18 को, 19 को और 20 को 3 दिन, यानी मंगल, बुध और जुमेरात, 3 दिन इस केस की इंतहाई समाअत अहम है। इंतहाई अहम है। अटारनी जनरल के दलाइल होंगे, उसके अलावा जो वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा के जो वकील हैं, उनकी जानिब से दलाइल दिए जाएंगे। तो इम्कान यही है कि इन 3 दिनों के अंदर इस केस की समाअत मुकम्मल हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुमकिन तौर पर इस केस का फैसला जारी कर सकती है। अब तक की जो समाअत हमें नज़र आई है उससे मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट शायद मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हक़ में फ़ैसला दे। उसकी कुछ वजूहात हैं कि केस की समाअत के दौरान जो हमें नज़र आती हैं। एक तो ये है कि जो रिमार्क्स जो आप जो जी सुनते हैं। जी जो बुनियादी एतराज़ मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर आता है ना, वो 3 से 4 एतराज़ात आते हैं। पहला एतराज़ ये होता है जी, फेयर ट्रायल का हक़ नहीं होता। सही। फेयर ट्रायल का हक़ इस वजह से नहीं होता क्योंकि फ़ौज की अपनी अदालतें हैं और वहाँ पर एक बंद कमरे के अंदर 2 या 3 से लोग मिल के किसी भी मुल्ज़िम के खिलाफ फैसला सुना देते हैं और किसी को कुछ पता नहीं होता कि अंदर क्या प्रोसीडिंग हुई है। और इसके अलावा जो तमाम एक कार्रवाई होती है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि जब किसी भी क्रिमिनल कोर्ट में कोई जज फैसला लिखता है तो उसमें उस तमाम केस का पस मंज़र भी होता है, उसके जो शवाहिद का जिक्र भी किया जाता है,
केस के हकायक के ऊपर भी बात की जाती है, और फिर उसके बाद उन तमाम चीज़ों को कंक्लूड करते हुए आखिर में आगे जज साहब जो है वो उसके ऊपर अपना फैसला सुनाते हैं। तो सही। इस तरह वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। शफाफियत जी, पर भी ये पहला ये था कि शफाफ ट्रायल नहीं होता। दूसरा एतराज़ ये होता है कि वहाँ पर हक़ दिफा नहीं होता। मुलजिम मुलजिम है, उसके पास अपने हक़ में कोई शवाहिद है भी सही, तो वो ना पेश कर सकता है, ना उसको कबूल किया जाता है। सही। तीसरा एतराज़ उसमें ये आता है कि अपील का हक़ नहीं दिया जाता। मतलब कि किसी मुलजिम के खिलाफ केस का फैसला हुआ तो उसके पास अपील का हक़ नहीं है। फिर एक एतराज़ चौथा ये भी बनता है कि इस पर तो बार वकील, बार हुकूमत बोल रही है कि उसके पास अपील का हक होगा, वो आर्मी चीफ से अपील करेंगे, हाई कोर्ट का प्लेटफॉर्म है, फिर सुप्रीम कोर्ट का प्लेटफॉर्म है। जी जी, चौथा चौथा जो इसमें एतराज़ आता है ना, वो ये होता है कि वकील करने की इजाज़त नहीं होती। ये सही। चार बुनियादी एतराज़ात हैं। लेकिन अब केस की समाअत के दौरान अटारनी जनरल की जानिब से भी ये बात की गई। फिर आपको याद होगा गुज़श्ता दिनों DGISPR की जानिब से कहा गया, तो उन्होंने भी कहा कि अपील का हक होगा, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आगे उसके ऊपर वहाँ पर ये तमाम मुल्ज़मान अपील कर सकते हैं। आर्मी चीफ वाला जैसे आपने जिक्र किया, वो फ़ौज के अंदर एक इंट्रा कोर्ट जिस तरह जी अपील जी। होती है, ये उस तरह का मैकेनिज़्म है। तो ये तमाम चीज़ें अभी हमें सुप्रीम कोर्ट में कुछ नज़र आती हैं। इसके अलावा 14 जून को सुप्रीम कोर्ट में एक जुडिशल कमीशन इजलास था, उसके बाद हमारी वज़ीर कानून से मुलाकात हुई। वज़ीर कानून ने एग्जैक्ट यही 4 नुकात उठाए। जी। उन्होंने कहा कि हमने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से वज़ारत कानून ने कुछ तजावीज़ दी हैं, और उसमें यही तजवीज़ है कि शफाफ ट्रायल का हक़ भी दिया जाए, वकील करने की इजाज़त भी दी जाए, डिफेंस का जो हक़ है वो भी दिया जाए कि अगर कोई मुल्ज़िम कहे जी कि मैं तो उस दिन वहाँ पे मौजूद ही नहीं था, या मैं उन तोड़ फोड़ में शरीक नहीं था, मैं वहाँ पे था लेकिन मेरे खिलाफ कोई ऐसे शवाहिद नहीं है कि आप मेरे ऊपर जो है वो मिलिट्री कोर्ट में केस चला सके, तो ये सारी चीज़ें वो पेश कर सकेंगे। तो यही 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि 4 बुनियादी एतराज़ात हैं। इन्हीं 4 बुनियादी एतराज़ात के ऊपर वज़ीर कानून ने कहा कि हमने तजावीज़ दी हैं कि ये तमाम जो सहूलियात हैं ये मुल्ज़मान को दी जाएँ। तो मुझे इस वजह से मेरा एक ये अज़म्पशन है, मेरी ऑब्ज़र्वेशन है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इन 4-5 नुकात को अपने फ़ैसले का हिस्सा बनाते हुए मिलिट्री बैलेट कर कोर्ट्स दे। की इजाज़त दे दे। सही। लेकिन उसमें फिर एक और जो उसका काउंटर आर्गूमेंट है, जो हमें नज़र आता है, जो सबसे ज़्यादा आप समझे कि एक मजबूत दलील के तौर पर इस वक्त मौजूद है, वो यही है कि फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में कर्नल हजरात भी थे, ब्रिगेडियर्स, और उसके ऊपर के जितने अफसरात थे, जी। अफसरान हैं टॉप। बशमूल आर्मी चीफ, बिल्कुल ऐसे वो ही है। तमाम अफसरान टॉप ब्रेस जो है वो उस फॉर्मेशन कमांडर में मौजूद थी। और अमूमन जो फ़ौज के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात के ट्रायल होते हैं, उसमें कर्नल लेवल के जो अफसरान हैं, यहाँ से लेकर फिर ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, तो ये तमाम अफसरान जो होते हैं, ये नौयत होती है किसी केस की, या कौन सा अफसर इसमें मुलविस है, तो उसी हिसाब से ये आगे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ये जो केसेस हैं ये सुने जाते हैं। तो ये सब तो ऑलरेडी फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, और फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का भी आप एलामिया जिस पढ़े तो वो पर कहते हैं। एतराज सरदार लतीफ़ जी खोसा जी साहब जी 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 उठा चुके हैं कोर्ट के जी जी, अंदर। वो एतराज़ उठा चुके हैं कि जब एक कर्नल साहब ने फैसला करना है, फैसला तो फिर करना है, और ट्रायल वो किस खुद, चीज़ का? जी, कर्नल साहब ने फैसला करना है, और फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में कर्नल साहब मौजूद हैं, और फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये एलामिया जारी होता है कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, और उसकी बुनियाद पर इन लोगों का ट्रायल हो सकता है। तो फिर एक कर्नल की क्या मजाल या क्या जुर्रत होगी कि वो अपने लेफ्टिनेंट जनरल या कोर कमांडर्स लेवल के अफसरान का जो फैसला है उसकी पासदारी ना करे या उसके ऊपर अमल ना करे। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यकीनन सोचेगी। लेकिन बज़ाहिर नज़र यही आता है कि अगर ये 4 जो ऑप्शंस हैं, जो बुनियादी एतराज़ात हैं, अगर ये दूर हो जाएँ, तो शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ सही। पाकिस्तान इसके ऊपर ये तमाम जो ट्रायल हैं इसकी इजाज़त दे दें। दूसरा, गुज़श्ता साल का डाटा आया सुप्रीम कोर्ट में, किस जज ने कितना सुना, जी कितने जी केसेस सुने, कितने केसेस निपटाए। चीफ जस्टिस साहब, जिन पर यह हुकूमत जो है काफ़ी अरसे से कैंपेन लेके चल रही है, जी जी इनके ख़िलाफ़ मुहिम शुरू की हुई है, सुप्रीम कोर्ट के बाद एक जलसा भी कर चुकी है, मरीम नवाज़ हर जलसे में इनका जिक्र भी कर चुकी हैं। उन्होंने 7,000 से ज़ायद केसेस सुने हैं। ये सरकारी तनख्वाह पर जो लोग काम करते हैं, उनमें जज भी शामिल हैं। तो दूसरे हमारे जो पसंदीदा जज हैं काजी फ़ायज़ ईसा साहब, उनका तो डाटा बहुत कम नज़र आया। देखें, ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है, इस हवाले से है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की आपस की जो चपलकश है या उनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो काफ़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। गुज़श्ता दिनों 3 सहाफ़ी दोस्त हैं हमारे, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की, और फिर उनकी मुलाकात के बाद जिस तरह की बातें एक व्लॉग में मार्केट की में गई, फैलाई गई, मार्केट में फैलाई जिन्होंने गई, आग जजेस लगा के दी थी। दरमियान जो है वो गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की गई,
अब उसी मुलाकात में शरीक एक सहाफ़ी हैं आबिद अंदलीब साहब, उन्होंने जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि एक व्लॉग में जो असदूर ने किया उसके अंदर की गई 90% बातें गलत हैं, झूठ पर मबनी है, और 10% जो है वो भी सियाक़ो सबाक़ से हट कर की गई हैं। तो एक बड़ा आसान होता है कि इस तरह की चीज़ें उसमें आप मसाला लगा के, तड़का लगा के जो है वो सनसनी फैला सकते हैं, लोगों के दरमियान नाचाकी या इख्तलाफात पैदा कर सकते हैं। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि इदारे को क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है, आइनी इदारा है, तो उसको क्या नुकसान हो रहा है। पिछले आप देखें कि अप्रैल के महीने में 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात कराने का फैसला जारी किया, आज तक उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? वो इसी तकसीम की वजह से नहीं हो सका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आधे जज जो हैं वो एक तरफ खड़े हैं और तकरीबन आधे जज जो हैं वो एक तरफ खड़े हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तो खुद कमजोर हो चुकी है, उसके फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो ये फैसले हर बंदे को अब पता है कि जी 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 काजी फायज ईसा साहब का नाम आएगा तो क्या होगा, जस्टिस अतर मनिल्ला साहब का नाम आएगा तो क्या होगा। वो तो घर बैठ के अब बंदा जी जी देख रहे हैं। जी देखें, तो इतने कम केसेस जो हैं उन्होंने सुने हैं, इसकी वजह क्या आपको नज़र आती है? चले 4 अप्रैल से वो कोई केस नहीं सुन रहे थे, लेकिन जो ही हुकूमत की तरफ से ऑडियो लीक्स का मामला आता है तो वो फ़ौरन हाज़िर हो गए थे। आइन की जो सालगिरह है, 50वीं सालगिरह होती है, वो पहुंच जाते हैं तकरीर करने पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन जब उनको बेंच का हिस्सा बनाया जाता है वो केस सुनने से माजर कर देते देखें यही तो बुनियादी एतराज़ है कि पीडीएम की हुकूमत, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या उनके जो दीगर ब्रादर जजेज़ हैं, जिनको आप हम ख्याल जजेज़ कह लें, चीफ जस्टिस के हम ख्याल जजेज़, उनके ऊपर बुनियादी एतराज़ क्या है कि ये बेंच फिक्सिंग होती है। तो आप जो जस्टिस काजी फायज ईसा के बारे में अब टॉक शोज़ के अंदर जिस तरह खुल के बात की जा रही है, तो हमारे हमारा एक जज आएगा सितंबर में, तो पता नहीं हमारे लिए कौन सी दूध और शहद की नहरें बहनी शुरू, हाँ। इंतजार किया जा रहा है ना। जैसे वो यहूदी है ना, वो अपने मसीहा का इंतजार कर रहे हैं कि दज्जाल एक दिन आएगा तो पूरी दुनिया के ऊपर हमारी हुकूमत होगी। तो इसी तरह की कुछ फीलिंग जो है वो सियासी जमातों के अंदर जो है वो हमें देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप आदादोशुमार को देखें तो पिछले एक साल में, यानी कि 2 फरवरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हलफ उठाया, जो मौजूदा चीफ जस्टिस है। 1 जनवरी 2023 को एक साल पूरा हुआ, इसका ये डाटा शाया किया गया, और इस डाटे के मुताबिक एक साल में 365 दिन होते हैं जी। उस 365 दिन में गर्मी की छुट्टियां और दीगर छुट्टियां आप निकाल लें तो पीछे बचे 253 दिन, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस प्रेस रिलीज में किया है। अब उस 253 दिन में से जस्टिस काजी फायज ईसा, जो इस वक्त नामजद चीफ जस्टिस हैं और अपने हम ख्याल ग्रुप के वो सरबराह समझे जाते हैं, इस वक्त पाकिस्तान में उनको अनटचेबल के नाम से याद किया जाता है कि ये वो शख्सियत है जिसको इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स छू भी नहीं सकता। इनके खिलाफ, इनको निकालना या इनके खिलाफ साजिश करना या इनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई करना तो बड़ी दूर दूर की बात है। ये अनटचेबल है, और पाकिस्तान के अंदर अनटचेबल जो है वो सिर्फ एक ही सूरत में बंदा बन सकता है कि उसके पीछे एक बहुत तगड़ा घराना खड़ा हो, और हमें वो घराने का भी पता है कि वो सियासी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सियासत में उनका बहुत ज़्यादा तजर्बा है, और 75 साल तजर्बा शायद पाकिस्तान का सबसे ज्यादा तजर्बा के पास नहीं है। तो वो खड़े हैं। हाँ। अब जो मैंने बताया कि 253 वर्किंग डेज सुप्रीम कोर्ट ने बताया, उसमें से जस्टिस काजी फायज ईसा 183 दिन उन्होंने बेंचेस की सरबराही की, 5 दिन जो है वो बेंचेस, मुख्तलिफ बेंचेस का हिस्सा रहे। चीफ जस्टिस साहब ने खुद 7000 से ज्यादा केस जी जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 253 में से 243 दिन वो काम किया, वो बेंचेस की उन्होंने सरबराही की, क्योंकि वो चीफ जस्टिस थे, और उन्होंने निपटाए हैं 8796 केसेस उन्होंने निपटाए हैं। अच्छा। उसके अलावा जो जस्टिस काजी फायज ईसा हैं, जो नामजद चीफ जस्टिस हैं, इन्होंने 253 में से सिर्फ 183 दिन इन्होंने बेंचेस की सरबराही की, और 5 मरतबा या 5 दिन ये मुख्तलिफ बेंचेस, दीगर बेंचेस का हिस्सा रहे। सही। तो अब इन्होंने जो टोटल मुकदमात इसी एक साल के अरसे में निपटाए हैं, वो टोटल बनते हैं 1323 मुकदमात। कहाँ 8000, कहाँ 1000। तो और दूसरी बात यह कि आप इनमें देखें कि इन्होंने कितने दिन काम किया। वो 253 में से 243 दिन काम कर रहे हैं। ये 253 में से 100, अगर हम 5 दिन वो दीगर भी डालें तो ये 188 दिन बनते हैं। दीगर जो तमाम वो दिन हैं जिनमें जो इनकी रिपोर्ट के अंदर या इनकी कारकर्दगी के अंदर शामिल नहीं है, तो उनमें वो क्या है कि वो सारी सियासत चलती रही, वो रस्साकशी होती रही। गुज़श्ता साल यही इसी रस्साकशी की वजह से 28 जुलाई को होने वाला जुडिशल कमीशन इजलास वो मुतनाज़ा बना, उसके ऊपर फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उस पूरे इजलास की ऑडियो जारी करनी पड़ी। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हुआ है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि जजेस का शायद इंतखाब होना था, जजेस की कोटा पूरा होना था, 17 जज पूरे। जी 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 बिल्कुल।
तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जो कारकर्दगी है वो हमें कहते हैं ना कि वो गैर नसाबी सरगर्मियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और वो हम ख़त्म भी नहीं हो। ये हम नसाबी नहीं है, ये गैर नसाबी हैं। हम नसाबी तो वो होती है ना कि आप जुडिशल जो आपका वर्क है आप उसी के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, बेंचेस का हिस्सा बने रहते हैं, आपके जो एतराज़ात हैं वो आप करते रहते हैं, लेकिन ये गैर नसाबी सरगर्मी है। क्योंकि आपने खुद बताया कि 10 अप्रैल को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था, तमाम जजेस को दावत दी गई थी, लेकिन जस्टिस काजी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस को बताए बगैर और चीफ जस्टिस से पूछे बगैर, उनको एतमाद में लिए बगैर ये पार्लियामेंट के उस इजलास में चले गए और वहां पर जो है वो पार्लियामेंट में सियासतदानों के दरमियान में बैठ के जिस तरह की उस दिन तकरीरें की गई। आसफ जरदारी आपके साथ बैठे हो तो आप जी 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 ये जिस उसको हुसैन हक्कानी को इन्होंने गद्दार जाहिर किया था, डिक्लेयर किया था इसी जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने मेमो गेट केस में, तो इस हुसैन हक्कानी के पीछे कौन था? पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आसिफ जरदारी थी, और आप उन्हीं के साथ बैठ के पार्लियामेंट के अंदर जो है वो ये सारी सियासी तकरीरें सुन रहे। तो डैमेज उनको हुआ है, ये नहीं है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा अनटचेबल है तो उनको कोई डैमेज नहीं, डैमेज उनको हो रहा है, इनके तमाम इकदाम से हो रहा है। और अभी आप देखें कि गुज़श्ता दिनों जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ग़ालिबन 21 जून को पिछले महीने मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ दरखास्तों के लिए 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया, तो पहली समात पर इन्होंने कहा जी कि मैं इस बेंच को मानता ही नहीं हूँ। या तो आप ये कह देते ना कि मैं बेंच में बैठने से माजरत करता हूँ, रिक्यूज कर लेते, जैसे मैं पहले जी जी काम कर रहा हूँ अपने, जी जी ये रिक्यूज कर रहे थे, इन्होंने रिक्यूज नहीं किया, इन्होंने कहा मैं इस बेंच को मानता ही नहीं हूँ। मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की आप अथॉरिटी को तस्लीम नहीं कर रहे हैं, चंद महीने बाद आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है तो आप तो अपने लिए वो अंगारे जो हैं वो खुद ही अपने पैरों के नीचे रख रहे हैं। सही। काजी साहब के बाद बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ी आज की खबर है। शाह महमूद कुरैशी साहब को अदालत ने, असद उमर और असद कैसर साहब सबसे खुशकिस्मत है, उनको मुस्तकिल आज ज़मानत दे दी अदालत ने। 9 मई के वाक़यात के इन्वॉल्वमेंट का इन पर केस था, संगजानी थाना, फेडरल जुडिशल के कमीशन कम्प्लेक्स पर हमले के केसेस चल रहे थे। यही केसेस अब इमरान खान पर ही हैं, यही बयानियाँ उनके ख़िलाफ़ भी है। इनकी ज़मानत से क्या इमरान खान को थोड़ी सी कह लें कि ठंडी हवा का झोंका मिल गया कि वो उनको भी अब क्या, क्योंकि फिजिकली तो वो भी उस दिन 9 मई के तो बाहर नहीं थे, वो तो नैब की कस्टडी में थे। जी जी देखें, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों ना जो 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ जो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी उसका तफसीली फैसला जारी कर दिया। उस दिन भी हमारी मुलाकात हुई थी। जी 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 और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि 9 मई के जब ये वाक़यात हो रहे थे तो इमरान खान तहवील में थे और हमने इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया था और इमरान खान से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि मैं तो हिरासत में था, मुझे कोई इल्म नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। सही, ठीक है। तो दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि इमरान खान जो है वो इन तमाम वाक़यात से लाइल भी थे और इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि मैंने कभी अपने फॉलोअर्स को या अपने वर्कर्स को तशद्दुद पर नहीं उकसाया। बिल्कुल सही। तो ये सारी चीज़ें अब अदालती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस तफसीली फैसले का हिस्सा हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये मुख्तलिफ केसेस में, ख़ास तौर पर जो नैब के केसेस हैं, कि उसमें मुतद्दिद जो है वो मुल्ज़मान होते हैं, तो उसमें बुनियादी ग्राउंड ज़मानत के केसेस में क्या लिया जाता है। देखें जी, इस केस के अंदर 5 मुल्ज़मान थे, उन 5 में से 3 या 4 को ज़मानत मिल चुकी है, ये एक मुल्ज़िम रह गया, इसको ज़मानत नहीं दी जा रही। तो अदालत उन तमाम मुल्ज़मान का जो ज़मानत का फ़ायदा है वो उस मुल्ज़िम को भी मिल जाता है और उस मुल्ज़िम की भी ज़मानत हो जाती है, जो फिर सब पे इम्प्लीमेंट। जी 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 तो ये वही चीज़ यहाँ पर भी हमें नज़र आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कहते हैं कि इमरान खान मास्टर माइंड है। मास्टर माइंड होने के लिए आपको वो तमाम शवाहिद जो है वो इस्तगासा से साबित करने हैं कि देखें जी ये बंदे यहाँ पर मौजूद थे और ये ऐसे 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 करके ये अपने वर्कर्स को उकसा रहे थे, दे रहे थे, उकसा रहे थे, लीड कर रहे थे, जी जी खुद फिजिकली अटेम्प्ट कर रहे थे। जी जी ये सारी चीज़ें किसी सूरत इस्टेब्लिश नहीं हो सकती। जो वीडियोज़ मौजूद हैं, जब इनके प्रॉपर ट्रायल चलेंगे तो आपने इन वीडियोज़ के फ्रेंजिक भी करवाने हैं और जब तक ये फ्रेंजिक नहीं होंगे, इनकी तस्दीक नहीं होगी, अगर वो सामने नजर आ रहा हो ना कि वो इमरान खान खड़ा होके अपने फॉलोअर्स को या अपने कारकुनों को कह रहा है कि जाओ ये इस पर तो बार बार तो वज़ीर दाखिला भी क्लेम करते रहे हमारे पास ऑडियो नाकाबिले तरदीद शवाहिद ऐसे हैं, इमरान खान खुद ऑडियो में खुद कह रहे हैं, उसकी ऑडियोज़ और वीडियोज़ तक भी एक दिन चले गए थे, मौजूद हैं।
तो फिर अभी तक ट्रायल या उनके खिलाफ केस क्यों नहीं लेके आ रही है? देखें, ये बात तो DGISPR ने भी कहा कि हमारे पास ऐसी आइडियोज हैं। उन्होंने इमरान खान का नाम नहीं लिया, बेशक ना लिया हो तो वज़ीर दाखिला ने इमरान खान का देखें, नाम सियासी लिया। देखें लिया होगा, वो सियासी हरीफ हैं, वो नाम ले सकते हैं, लेकिन जो बात DGISPR भी कर रहे हैं, वज़ीर का दाखिला भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो इतराफ़ कर रहे हैं कि एजेंसियां गैर कानूनी फ़ोन टैपिंग में मुलव्वस हैं। और आपके आइन और कानून के मुताबिक ये जुर्म है। आपने अगर किसी मुल्जिम की जासूसी करनी है, उसकी वीडियो ऑडियो कॉल्स टेप करनी है, तो आपने पहले इजाजत लेनी होती है अदालत से। अदालत परमिशन देगी तो आप किसी शख्स की फोन टैपिंग कर सकते हो। तो इसलिए ये तमाम ऑडियो वीडियो जो हमने रिकॉर्ड किया, सबूत भी जो होगा वो इलीगल होगा सर, इलीगल है, वो पेश ही नहीं हो सकते। ये करेंगे, ये खुद फंसेंगे। सही। तो ये वो सारी चीजें हैं जो किसी जगह फिट नहीं होती। शुरू दिन से हम कह रहे थे कि ये केसेस कमजोर हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन अदालती जो फिल्टर है, कानून का, इंसाफ का जो फिल्टर है, आप उनके अंदर इन चीजों को जब डालेंगे तो ये फंस जाएंगी। आप कोई चीज आपके हक में नहीं है, और यही चीजें आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। अब शाह महमूद कुरैशी को जमानत मिल गई है, असद उमर को मिल गई, असद कैसर को मिल गई, तो फिर इमरान खान भी यही कहेगा कि मेरे बारे में तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का फैसला मौजूद है कि मैं सबको पता है कि इमरान खान उस वक्त तहवील में था, उसके पास फोन नहीं था, वो अपने कारकुनों को कुछ कह नहीं सकता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों अगर ये तावील दी जाती है कि ये मनसूबाबंदी की गई थी 9 मई के वाकयात की, और इसका इदारों को पता था कि मनसूबाबंदी की गई है, तो फिर रोकना किसका काम था? सर, ये दूसरी ये तो कोई सवाल ये दूसरा उठाएगा फिर। दूसरा दूसरा अहम सवाल है, जिसका सवाल मेरे ख्याल में, ये सवाल जो है ये किसी साहबी को DGISPR से भी पूछना चाहिए था कि आप कहते हैं कि कई महीनों से इन तमाम इसके 9 मई के वाकयात की प्लानिंग की जा रही थी, तो 9 मई का कारकुनों को कैसे पता था कि 9 मई को इमरान खान गिरफ्तार होगा, तो हमने 9 मई के लिए प्लानिंग करनी है? इसका मतलब ये है कि जिस शख्स ने इमरान खान को गिरफ्तार किया वो इस सारी प्लानिंग का हिस्सा था। एब्सोल्युटली, जो इमरान खान अपनी खिताबात में बार बार कह चुके हैं कि जिसको इसका फ़ायदा हुआ, इसका प्लानर असल में वो है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।